Hello, dear students. Welcome again in our lecture series of quantum physics for mainly for BSc syllabus. तो हमने जो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन स्टार्ट किया था वन डायमेंशनल पोटेंशियल स्टेप का, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने केस फर्स्ट डिस्कस कर लिया था कि व्हेन एनर्जी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल तो किस तरह से बिहेवियर आता है हमारे पास, और उसका हमने पूरा डिटेल कैलकुलेशन करके और उस क्वेश्चन को हमने डिराइव किया था। तो इसका जो लास्ट रिजल्ट हमने बनाया था उसमें हमने ये प्रूव कर दिया था कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का जो एडिशन है उसका आंसर हमारे पास 1 आता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन इस पॉइंट को यानी लास्ट में जो हमने डिस्कस किया था उस पॉइंट को थोड़ा सा इलेबरेट करें तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि इस चीज़ से ये मीनिंग निकल के आता है कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की वैल्यू हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट्स में आ रही है जब आप केस वन डिस्कस करते हैं। केस वन का मतलब यहाँ इस चीज़ से है कि आपके पास एनर्जी की वैल्यू ग्रेटर देन पोटेंशियल है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन और कुछ ट्रांसमिशन आपको जरूर वहां पर मिलेगा। अब अगर हम ये इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि ट्रांसमिशन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो या रिफ्लेक्शन की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम हो तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है, यानी हम लोग ये सोचें यहाँ पर, यानी इसका सेकंड पार्ट हम शुरू कर रहे हैं आज। तो जिसमें जो लास्ट में हमने जहां इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया था उससे नेक्स्ट ही हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। यानी हम ये यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन का जो रिजल्ट है यानी कि आर की वैल्यू को हम लोग अगर 1 निकालना चाहें यानी कि टोटली रिफ्लेक्शन हो जाए हमारा जो इंसिडेंस किया हमने तो ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल व्हेन, सिंपल सा लॉजिक है कि आपके पास जो K2 की वैल्यू है वो हो जाए जीरो। ठीक है, K2 की वैल्यू जब आपके पास जीरो हो जाएगी तो उस समय रिफ्लेक्शन आपका 1 हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, क्यों होगा? क्योंकि फार्मूला जो हमने बनाया था उस फार्मूला के हिसाब से यहाँ से आप देखें कि रिफ्लेक्शन में यहाँ आप K2 की वैल्यू को जीरो करेंगे तो K1 स्केयर, और यहाँ जीरो करेंगे तो K1 स्केयर, तो R की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब ऐसा होगा कि K2 को जीरो कर देंगे तो T की वैल्यू कोरस्पॉन्डिंगली क्या डिफाइन हो जाएगी, T की वैल्यू ऑल्सो जो T का वैल्यू है वो भी हमारे पास यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन कब बनेगी, जब K2 जीरो हो। और इसका अपोजिट भी है कि अगर हम ये देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन हमारे पास जीरो हो, अगर ऐसा केस भी हम सोचना चाहें तो रिफ्लेक्शन जीरो कब होगा, रिफ्लेक्शन जीरो तब होगा जब आपके पास K2 की वैल्यू जो है वो K1 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, K2 की वैल्यू K1 के बराबर आएगी, उस समय हम लेट कर सकते हैं कि रिफ्लेक्शन की वैल्यू हमारे पास जीरो होगा। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, इट इज ओनली पॉसिबल, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन when the potential value will become zero। अब ये क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि पोटेंशियल का जो फार्मूला हमने लिया था यानी K2 का जो फार्मूला हमने लिया था उस फार्मूला में हमारे पास वैल्यू क्या था K2 का, K2 का वैल्यू था आपके पास 2m e माइनस वी नोड डिवाइड बाई एच कट स्केयर और इस पूरे का रूट। ठीक है, और जो K1 का वैल्यू हमने लेट किया था वो था हमारे पास 2me डिवाइड बाई एच कट स्केयर और इस पूरे का रूट। अब हम बोल रहे हैं कि R जीरो कब होगा, व्हेन K2 इक्वल टू K1। तो K2 K1 इक्वल कब होंगे, यहाँ इस वैल्यू के बराबर हम कब आएंगे, एक ही कंडीशन बनती है कि जब V नोड का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो V नोड का वैल्यू जब जीरो हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप लोग आ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पोटेंशियल जो आपने डिफाइन किया है उसको आपने खत्म कर दिया। तो एक ही केस ऐसा बनेगा जब आपके पास वैल्यू रिफ्लेक्शन की जीरो होगी। ठीक है, कि तब बैरियर हो ही ना तभी ऐसा हो सकता है, और दूसरा केस कोई नहीं बन सकता। लेकिन ये कंडीशन हमारे पास बनेगी नहीं, बिकॉज कुछ ना कुछ पोटेंशियल हमें प्रोवाइड करवाना ही पड़ेगा। तो जब भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल की वैल्यू प्रोवाइड हम करवाएंगे तो उस समय आप ये मान के चलना कि रिफ्लेक्शन की वैल्यू आपके पास हमेशा नॉन जीरो रहेगी। ठीक है, हम लिख सकते हैं इसमें इफ देर इज सम पोटेंशियल, यानी कि V की वैल्यू नॉन जीरो होगी। ठीक है, या V नोट की वैल्यू लेट कर लो, V नोट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी यानी नॉन जीरो होगी, देन R जो है वो हमेशा ही क्या होगा, नॉन जीरो होगा। ये ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहले केस का रिजल्ट आपने लेट करके चलना है। और ये नॉन जीरो होगा तो इसका मीनिंग यहाँ पे यही है
क्योंकि ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना हो सकता है तभी ऐसा पॉसिबल है। क्लासिकली हम इस चीज़ को हटा सकते हैं, ठीक है। इसकी क्लासिकली तो सोचेंगे तो यही होगा, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू अगर बहुत कम है तो एनर्जी वैल्यू जो है हमारे पास में उस तरीके से ये नहीं होना चाहिए रिफ्लेक्शन, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिकली कुछ ना कुछ आपको रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, तो ये थोड़ा सा आपने इस चीज़ को समझ के चलना है कि वेव नेचर आ गया, इस कारण से ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है। तो अब बेटा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम लोगों ने करना है, ठीक है। और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट ये है केस टू। केस वन हमने डिस्कस कर लिया था, केस टू हमारे पास ये है कि जिसके अंदर हम ये लेट करके चल रहे हैं कि एनर्जी की वैल्यू जो है वो पोटेंशियल से कम है। केस वन के अंदर हमने ये लेट करके चले थे कि एनर्जी की वैल्यू पोटेंशियल से ज़्यादा है, और इसमें ये भी कंसिडरेशन कर लेते हैं कि एनर्जी की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है। तो ये जो कंसिडरेशन है, इस कंसिडरेशन के बेसिस पे हम लोग केस टू को डिस्कस करेंगे। ओके, जब इस कंसिडरेशन के बेसिस पे के टू को डिस्कस करते हैं, केस टू को, तो क्योंकि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन का रिजल्ट बना लिया था, डायग्राम आपको पहले इस पार्ट वन में मैंने बता रखा है, उसको आप चेक कर लेना, वापस देख लेना क्वेश्चन को। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट्स यूज कर रहा हूँ, जिसमें हमारा वेव फंक्शन का जो पहला आंसर था साई वन, ठीक है। साई वन क्या हमने वहाँ निकाला था, उसकी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। साई वन हमने निकाला था ए ई टू पावर आयटा के वन एक्स प्लस बी ई टू पावर माइनस आयटा के वन एक्स, ठीक है। ये कब था, फॉर एक्स लेस देन जीरो। और हमने सेकंड फंक्शन भी निकाल लिया था आंसर, वो हमारे पास था सी ई टू पावर आयटा के टू एक्स, और ये कब था, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ये दो ही डिसकंटिन्यूटी पॉइंट हमारे पास बनते हैं, एक्स लेस देन जीरो की पहले रीजन वन है और रीजन टू है। और यहाँ पर जो K1 और K2 हमने लेट किए थे, वो अभी हम जस्ट ऊपर मैंने आपको लिख के बता दिया कि ये वैल्यू थे K2 का और ये वैल्यू था K1 का। बट अब क्वेश्चन क्या है, जब ये क्वेश्चन कर रहे थे तो K2 का वैल्यू जो आप निकाल रहे थे उसमें एनर्जी वैल्यू पोटेंशियल वैल्यू से ज़्यादा था, तो ये आंसर पॉजिटिव रहता है। बट इस समय क्या हम कंसिडर कर रहे हैं कि K2 का वैल्यू जो है हमारे पास, उसको जब सोल्व करके देखोगे, वेन एनर्जी लेस देन पोटेंशियल, फॉर एनर्जी लेस देन पोटेंशियल K2 का वैल्यू डिफाइन करके देखते हैं। K2 में हमारे पास है 2m e माइनस वी नोड डिवाइड एच कट स्केयर और उसका रूट। अब हम बोल रहे हैं कि एनर्जी जब इससे कम है, इसका मतलब यहाँ माइनस साइन कंसिडरेशन आ जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है माइनस 2m, क्योंकि अब इसके अंदर वैल्यू जो है हमारी वो कम है, ठीक है। तो ये वी नोड माइनस ई हो जाएगा और डिवाइड बाई एच कट स्केयर और उसका रूट। अब रूट के अंदर अगर माइनस वन आ गया तो वो आइटा फॉर्मेशन हो जाती है, तो K2 की वैल्यू कहीं ना कहीं बन जाएगी आइटा, ठीक है। और रूट कंसिडरेशन 2m वी नोड माइनस ई डिवाइड बाई एच कट स्केयर। अब ये जो रूट में लिखा है ये रियल नंबर है, तो इसको कंसिडर कर लेते हैं आइटा के। इसका मीनिंग ये होगा कि K2 की वैल्यू को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, आइटा के। अब K2 की वैल्यू को अगर आइटा के मान के चलेंगे तो जो साई टू है, जिसको आपने लेट अभी तक किया हुआ है सी ई टू पावर आइटा के टू एक्स, उसकी वैल्यू क्या बनेगी, सी ई टू पावर आइटा रहेगा और K2 की जगह पर अगेन आइटा आ जाएगा, तो आइटा डॉट आइटा कंसिडरेशन आ गया इंटू के इंटू एक्स। तो आंसर क्या बना, सी ई टू पावर माइनस के एक्स। अब ये हमारा नया वैल्यू बनेगा किसका, साई टू का, और साई वन की वैल्यू जो है वो हमारे पास पहले से है। तो अब अगर इसके अंदर हम जो जो वैल्यूज निकाले थे हमने ए और बी और सी के इन टर्म ऑफ ए, उनको यूज करें तो एक्चुअल में साई टू का वैल्यू फिर क्या बन के आता है, साई टू का वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आएगा, क्योंकि हमने सी का वैल्यू अगर लिखें तो हमने लास्ट टाइम किया था 2K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू ए डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू ए, और इसके साथ फिर यही ई टू पावर आइटा K2 एक्स। अब हम वैल्यू जब पुट करते हैं सारा, तो सारा वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे पास, क्योंकि K2 की जगह पे आइटा के आ गया, तो ये सारे रिजल्ट को सोल्व करके अगर हम साई टू का रिजल्ट लिखना चाहें यहाँ पे, तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा 2K1
डिवाइड बाई k1 प्लस आइटा के, ठीक है, ब्रैकेट वैल्यू ऑफ a और e टू पावर माइनस के एक्स। ठीक है, ये बेटा हमारी इक्वेशन बन जाएगी। पार्ट 2 में मैं इसको इक्वेशन नंबर देख लेते हैं, हमारे पास कितना हमने लेट किया था लास्ट टाइम, 8 तक हम लोग लिख लिए थे, तो इसको इक्वेशन नंबर 9 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और साई वन की वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो साई वन की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, वैल्यू होती है a ई टू पावर आइटा k1x प्लस b ई टू पावर माइनस आइटा k1x। b का वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे, तो b का वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये पहला तो एज इट इज आएगा आइटा k1x प्लस, क्योंकि b का वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट किया था पहले, k1 माइनस k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2, और इसके साथ में हमने a लेट किया था और e टू पावर माइनस आइटा k1x। बट क्योंकि अब हमने k2 की जगह पे जो है वो माइनस k1 लेट कर रखा है, तो उसको यहाँ पुट करेंगे, तो आपके पास एक्चुअल साई वन जो है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा बेटे a ई टू पावर आइटा k1x, ठीक है, प्लस k1 माइनस आइटा के डिवाइड बाई k1 प्लस आइटा के, और इस पूरे के बाहर ब्रैकेट इंटू a ई टू पावर माइनस आइटा k1x। तो ये को कंसिडरेशन कर लेते हैं नंबर 10। तो इस तरीके से आपके पास इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 का वैल्यू आ गया। अब ध्यान से देखा जाए तो ये हमारे पास साई वन जो है वो शो कर रहा है दो टर्म को। पहली टर्म आपके पास हो जाएगा इंसिडेंस के लिए वेव फंक्शन, सेकंड टर्म हो जाएगा रिफ्लेक्शन के लिए, और साइड टू हमारे पास शो कर रहा है ट्रांसमिशन का, तो ये कंप्लीटली हमारे पास वैल्यू हो जाएगा ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, तो अब इसके फर्दर हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं, जिसमें हम लोग ये वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरीके से आगे रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के बनते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने लास्ट जो किया था पार्ट 1 में, उसमें भी हमने ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी को डिफाइन किया था और रिफ्लेक्शन को भी डिफाइन किया था। इस तरीके से हम यहाँ पे कर लेंगे कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को डिफाइन करके और फर्दर इसको सोल्व करते हैं। तो पहले हम डिफाइन करते हैं, आपने उसी तरीके से क्वेश्चन को करना जैसे पहले किया था, सेम प्रोसेस में चलेगा। नाउ द प्रोबेबिलिटी current density is given by, दोनों केसेस के लिए इसको आंसर करेंगे, ठीक है। यानी दोनों केसेस का मतलब है वेव फंक्शन फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए और ट्रांसमिशन के लिए। तो पहले हम रिफ्लेक्शन को स्टडी कर लेते हैं। तो जब रिफ्लेक्शन को स्टडी करेंगे तो उसके लिए आपको चाहिए आर का फॉर्मूला, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का फार्मूला हमारे पास हमने किया था, वो था आपके पास रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, और उसको आपने डिवाइड किया था इंसिडेंस की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी से, ठीक है। तो अब क्वेश्चन हमारा ये बन गया कि रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती कितनी है यहाँ पर, तो उसको आंसर अगर करेंगे तो आपके पास रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आंसर करने के लिए वही फार्मूला, रियल ऑफ साई स्टार एच कट और आइटा एम करली साई बाई करली एक्स, सेम फार्मूला जो लास्ट टाइम यूज किया था हमने। तो रियल ऑफ द वैल्यू, अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। अब हमने क्योंकि रिफ्लेक्शन वाले कंसिडरेशन में आना है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इस पार्ट को यूज कर लेते हैं, सेकंड पार्ट को, क्योंकि रिफ्लेक्शन को ये शो कर रहा है और ये इंसिडेंस को शो कर रहा है। तो सेकंड पार्ट को जब हम यूज करेंगे इसके अंदर, तो इसकी जो वैल्यूज हैं आफ्टर द सोल्यूशन बना के देखो, इसमें एच कट बाई आई टाइम, तो यहाँ कॉमन कंसिडरेशन टाइप हो जाएगा, मल्टीप्लाई में पहले साई स्टार, तो जो वैल्यू हमारे पास साई स्टार का आएगा वो किस तरीके से आएगा, k1 माइनस आइटा के था तो उसको लिख देंगे प्लस आइटा के, और डिवाइड में था k1 प्लस तो उसको लिख देंगे k1 माइनस आइटा के। एक तो ये आ गया, ठीक है। और इसके साथ में क्योंकि a है तो a का a स्टार ई टू पावर माइनस आइटा के एक्स है, तो वो बन जाएगा आपके पास प्लस आइटा के एक्स। फिर उसका डेरिवेटिव फॉर्मेशन, डेरिवेटिव में ओरिजिनल लिखा जाएगा। तो डेरिवेटिव के लिए सिंपल सा है कि जब ई टू पावर माइनस आइटा के एक्स का करोगे तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा,
माइनस आइटा के आएगा। ठीक है, उसके साथ में ये क्वांटिटी आपको लिखनी है, तो k1 माइनस आइटा के डिवाइड बाई k1 प्लस आइटा के। ये लिखने के बाद में हमारे पास रहेगा ओरिजिनल वैल्यू, जिसमें हमारे पास रिजल्ट्स में क्या है, a e टू पावर माइनस आइटा k1x, और ये वैल्यू कंप्लीट। अब इसको देखें ध्यान से, तो k1 प्लस आइटा के यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा इस वैल्यू से, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा वैल्यू हमारे पास, वैल्यू हमारे पास रहेगा रियल पार्ट ऑफ एच कट ओवर एम। ठीक है, ये आइटा भी कैंसिल हो रहा है, ये आइटा से ये वैल्यू कैंसिल हो रही है। ठीक है, तो ये स्टेप मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, और एज ए नोट्स के लिए आपको इनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, आइटा से आइटा भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और k1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके साथ, k1 यहाँ लिख दिया। यहाँ बचा हमारे पास a स्टार और a, तो ये बन जाएगा मोड ऑफ a का स्केयर, और e टू पावर प्लस आइटा k1x, और इधर e टू पावर माइनस आइटा k1x, तो ये हो जाएगा 1। तो आंसर फिर ये आ गया, h कट k1 डिवाइड बाई m और a का स्केयर। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, ट्रांसमिशन, ये प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर रिफ्लेक्शन निकाल लिया। तो यहाँ से फिर अब R की वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप इसका मतलब है, और अपने J ऑफ इंसिडेंस जो निकाला था लास्ट टाइम में, और यहाँ भी अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बड़ा सिंपल है। उसके लिए भी सेम फार्मूला, साई स्टार एच कट और आइटा m करली साई बाई करली x। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो रियल पार्ट ऑफ साई स्टार में आ जाएगा आपके पास a स्टार e टू पावर माइनस आइटा k1x एच कट और आइटा m, और यहाँ पे आएगा आइटा k1 a e टू पावर आइटा k1x। तो इसको जब सोल्व करोगे तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास निकल कर आएगा एच कट k1 डिवाइड बाई m मोड ऑफ a स्केयर। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को, तो उसका आंसर हमारे पास कितना आता है। तो उसका आंसर का फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला है हमारे पास, रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को डिवाइड करना है इंसिडेंस करंट से। तो रिफ्लेक्शन करंट भी उतना ही है, कितना है, एच कट k1 बाई m इंटू ए स्केयर है, और जो इंसिडेंस करंट है वो कितना है, वो भी उतना ही है, एच कट k1 बाई m इंटू ए स्केयर। तो ये सारा रिजल्ट अपने आप में कैंसिल कर रहे हैं, तो आर की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 1। यानी यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है उसका आंसर कितना आ रहा है, 1 हमारे पास आ रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 11 लेट कर लेंगे। चलो नेक्स्ट हमने देखना है कि ट्रांसमिशन कितना आता है। वैसे पता लग रहा है कि आर की वैल्यू अगर 1 आ गया तो ट्रांसमिशन की वैल्यू 0 आनी है, बट उसको सोल्व करेंगे हम लोग। तो उसके लिए हमें चाहिए ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, रियल कंपोनेंट ऑफ सेकंड फंक्शन यूज करना है अभी, तो साई टू स्टार एच कट ओवर आइटा m करली साई टू बाई करली x। चलो, तो इट इज ऑल्सो रियल ऑफ साई टू स्टार, तो c स्टार e टू पावर। अब क्योंकि एक्चुअल वैल्यू में यहाँ पर आइटा नहीं है तो ये सेम आएगा जैसा हमने लिखा था। ठीक है, उसके बाद इसका एच कट बाई आइटा m, फिर इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसमें आएगा c, और ये हो जाएगा माइनस k और e टू पावर माइनस kx। ठीक है, इसको जब हम लिखेंगे प्रॉपर तो हमारे पास वैल्यू बनेगा रियल ऑफ c का हो जाएगा मोड ऑफ c स्क्वायर एच कट ओवर आइटा m एज इट इज, और e टू पावर माइनस 2kx। अब इस पूरे के साथ में आइटा है और हमने सिर्फ रियल कंपोनेंट को चूज करना था, तो इसका आंसर बेटे हमारे पास होगा 0। ठीक है, आप इसको यहां से समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसका दूसरा फॉर्मूला जो है उसको भी यूज कर लेना। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो सेकंड फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ,
और वो फार्मूला क्या है, एच कट बाई 2 η m psi 2 स्टार करली psi 2 बाई करली x माइनस psi 2 करली psi 2 स्टार बाई करली x। इसको सोल्व करोगे तब आपको आंसर 0 ही मिलेगा। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर ट्रांसमिशन केस 0 आ जाएगा। तो उससे जब ट्रांसमिशन कोफिशिएंट निकालोगे तो उसका फार्मूला क्या था हमारे पास, उसका फार्मूला था ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाई इंसिडेंट। अब क्योंकि इसका वैल्यू 0 है तो यहाँ वैल्यू इंसिडेंस का चाहे कुछ भी हो कोई नहीं फर्क पड़ता, आंसर क्या आ गया 0। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या मिला है कि ट्रांसमिशन की वैल्यू क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। तो ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 12। तो इक्वेशन नंबर 11 और 12 से हमें रिजल्ट मिल गया कि ट्रांसमिशन की वैल्यू जो है वो 0 मिल रही है और रिफ्लेक्शन की वैल्यू जो हमारे पास कितनी मिल रही है, 1 आपको मिल रही है। ठीक है, तो इक्वेशन 11 और 12 से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपके पास जब एनर्जी वैल्यू, क्योंकि इस केस में क्या था हमारे पास, इस केस में आपके पास एनर्जी वैल्यू जो था वो आपने कंसिडरेशन क्या करा है, लेस देन पोटेंशियल कंसिडरेशन करा है। ठीक है, हमने इस केस को लेस देन पोटेंशियल कंसिडर करके ही सोल्व किया है। ठीक है, तो लेस देन पोटेंशियल कंसिडर करके सोल्व करते टाइम में हम लोगों ने ये चीज़ को आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास ट्रांसमिशन जो है वो 0 आ रहा है और रिफ्लेक्शन जो है वो क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है। 1 आने का मतलब यहाँ मैक्सिमम ही है। तो इस केस को इस तरीके से आप समझेंगे। पर इसमें एक चीज़ का और एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, वो ये है कि अगर हम ये समझते हैं कि एनर्जी वैल्यू, तीसरा केस सेलेक्ट करके चलें इसको सपोज, या इस केस के अंदर वेव फंक्शन किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे। अब ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी हमने 0 कर दिया, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का आंसर भी 0 कर दिया, बट हमने वेव फंक्शन का आंसर यहाँ पे नॉन जीरो ही लेट किया है। क्योंकि देखो सेकंड वेव फंक्शन की वैल्यू इस पूरे केस के अंदर आपके पास psi 2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 9 से psi 2 की वैल्यू को आपने यहाँ पे 0 नहीं बताया। ठीक है, psi 1 की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली नॉन जीरो है, psi 2 की वैल्यू भी नॉन जीरो है, बावजूद इसके psi 2 की वैल्यू नॉन जीरो होने के बाद भी ट्रांसमिशन का आंसर 0 आ रहा है। तो ये सारा का सारा कंसिडरेशन जो है वो क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग होगा। क्लासिकल फॉरबिडन रीजन के अंदर भी आपके पास अलाउड स्टेट मिल रही हैं, तो वो आपने एक्सप्लेन करना है। और अगर आप वेव फंक्शन का डायग्राम अगर एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उसका हिंट भी आपको मैं दे देता हूँ कि दोनों रीजन के अंदर वेव फंक्शन किस तरीके से आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो पॉइंट है जहां x की वैल्यू 0 है, तो ये रीजन 1 हो गया और ये है रीजन 2। रीजन 1 के अंदर हम लोगों ने इंसिडेंस किया था, मैं कलर पेन चेंज कर लेता हूँ। तो रीजन 1 में आपने इंसिडेंस किया था, यानी इस तरीके से आपके पास एक वेव इंसिडेंस हो रही है, तो ये आपका वेव फंक्शन हो गया इंसिडेंस का। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास रिफ्लेक्शन भी है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं। तो ये फंक्शन हो गया हमारे पास रिफ्लेक्शन का। फिर आपके पास क्योंकि ट्रांसमिशन भी आपने शो करना है, ठीक है, तो ट्रांसमिशन का जो वैल्यू हमारे पास है एक्चुअल में उसका वेव फंक्शन क्योंकि डायरेक्टली 0 नहीं हो रहा, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो ये जो आंसर है ये हमारे पास आ जाएगा ट्रांसमिशन वेव फंक्शन का। ठीक है, ये रीजन है व्हेन x इज लेस देन 0, ये रीजन है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, और ये जो वैल्यू है हमारे पास है दिस इज फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल यानी कि Vx का ये ग्राफ है और ये हमारे पास x टेंड्स हो रहा है। तो आप इस पूरे ग्राफ से ये चीज शो कर सकते हैं कि क्योंकि हमने इंसिडेंस किया उसको भी डिफाइन कर रहे हैं, वेव फंक्शन का आंसर लिखा जा रहा है, रिफ्लेक्शन का भी लिखा जा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन का आंसर भी लिखा जा रहा है, बट ट्रांसमिशन का जो आंसर है वो कहीं ना कहीं जाके 0 हो जाएगा इस स्पॉट पे, यानी इसके बाद उसका आंसर नहीं है, पर डायरेक्टली 0 नहीं हो रहा, ये भी हम बोल रहे हैं। तो लेकिन उसका जो ट्रांसमिशन का जो कोफिशिएंट है वो डायरेक्टली आप इक्वेशन को सोल्व करके लिख रहे हैं 0 हो रहा है। तो ये सारी स्टोरी आपने एग्जाम में इसके एक्सप्लेन करके आनी है। इसके बाद अगर हम केस थर्ड की बात करें, इसी केस के अंदर केस थर्ड की बात अगर करें तो उसमें आप कंसिडरेशन क्या करेंगे कि एनर्जी वैल्यू जो है, केस थर्ड वो हो सकता है जिसमें एनर्जी वैल्यू जो है वो लेस देन 0 हो। तो एनर्जी वैल्यू जब लेस देन 0 होगा, इन दिस केस, both k1 and k2, ठीक है, बिकम इमेजिनरी।
ठीक है, दोनों की वैल्यू हमारे पास k1 और k2 दोनों की वैल्यू इमेजिन हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि साई1 और साई2 जो हैं वो अनबाउंडेड हो जाएंगे। सो साई1 एंड साई2 बिकम्स अनबाउंडेड। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि अगर साई1 साई2 अनबाउंडेड हो गए तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो द सॉल्यूशन in this case is not possible। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट डिराइव कर सकते हैं। और कंप्लीट ये क्वेश्चन एक ही सेटअप के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सिर्फ आपको दोनों वीडियो चेक करने हैं और देखना है कि हमें कितना समझ में आया। तो अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कुछ पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। ठीक है, ताकि बाकी स्टूडेंट के पास भी इसका जो ये इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचे और सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू सो मच।